नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे क्वाइन-मैकक्लेस्की और टैबुलेशन मेथड के बारे में, जिसे हम क्वाइन-मैकक्लेस्की और टैबुलेशन के नाम से भी जानते हैं। तो आपने हमारे प्रीवियस लेक्चर्स में देखा था कि जब नंबर ऑफ वेरिएबल्स कम थे तो के-मैप एक सूटेबल मेथड है फॉर सिंप्लीफिकेशन। लेकिन जैसे जैसे नंबर ऑफ वेरिएबल्स बढ़ते जाते हैं, के-मैप को सॉल्व करना थोड़ा सा टिपिकल होता जाता है। और दूसरी दिक्कत ये है कि के-मैप में कई पॉसिबल पेयर्स बन सकते हैं, तो सूटेबल पेयर का सिलेक्शन भी थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, और के मैप को कंप्यूटर की मदद से सॉल्व करना भी थोड़ा सा मुश्किल होता है। अगर हम मशीन कंप्यूटेशन की बात करते हैं तो के मैप इज नॉट सूटेबल फॉर दैट, बट क्वाइन-मैकक्लेस्की जो मेथड होता है दैट इज सूटेबल फॉर मशीन कंप्यूटेशन ऑल्सो। ठीक है ना, तो इस वजह से हम इसे प्रेफर करते हैं। और हम कह सकते हैं कि जब नंबर ऑफ वेरिएबल्स इंक्रीज हो जाते हैं, मोर देन 5 और 6 वेरिएबल्स हो जाते हैं, देन वी प्रेफर दिस मेथड। ठीक है, तो इनिशियली इस मेथड को हम कम वेरिएबल लेके ही समझने की कोशिश करेंगे, बिकॉज इसे सॉल्व करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। ठीक है ना, क्वेश्चन थोड़ा सा आप जब करेंगे तो आपको पता चलेगा कि थोड़ा सा जो कंपटीशन होती है वो थोड़ी टीडियस होती है। ठीक है, देखते हैं एक प्रॉब्लम हम ले रहे हैं, किस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो डिटरमाइन द प्राइम इम्प्लीकेंट्स ऑफ द फंक्शन एफ डब्ल्यू एक्स वाई जेड इज इक्वल टू समेशन, मिन टर्म्स आपको दिए गए 1 4 6 7 8 9 10 11 एंड 15। ठीक है, तो मैं अभी 4 वेरिएबल का ही प्रॉब्लम ले रहा हूँ, लेकिन आप इसमें मेथड समझेंगे किस तरीके से आप टैबुलेशन मेथड का यूज करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, फिर आप ज़्यादा वेरिएबल भी लेके कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो आइए देखते हैं किस तरीके से इसे सॉल्व करेंगे। इसे भी करने के बेसिकली 2 तरीके हैं। एक तो आप बाइनरी वैल्यूज को लेके कर सकते हैं और एक डेसिमल वैल्यूज को लेके कर सकते हैं। तो डेसिमल वैल्यूज को लेके करना थोड़ा सा आसान होता है, तो हम उसी मेथड की बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप 1 का बाइनरी देखिए क्या होता है। साइड से एक तरफ से लिख लेता हूँ, लाइक रफ वर्क जैसे हम करते हैं। तो 1 का आप जानते हैं 0 0 1 होगा, क्योंकि 4 वेरिएबल है तो मैंने 4 वेरिएबल से लिखे हैं, इस वजह से 1 हो गया। 4 का बाइनरी आपने लिखा तो 4 का बाइनरी ये हो गया। देन 6 का बाइनरी आपने लिखा, 6 का बाइनरी हो गया। ठीक है ना, ये था 1 का, ये था 4, ये 6 का। 7 का आपने बाइनरी लिखा तो 7 का बाइनरी ये हो गया। देन 8 का बाइनरी आपने लिखा। ठीक है, देन 9 का लिखा, देन 10 का लिखा, ये 9 का 10 का, देन 11 15। ये हमने इस वजह से लिखा है बिकॉज जो ये मिन टर्म्स हैं हम इन्हें नंबर ऑफ वंस के हिसाब से लिखेंगे। ठीक है ना, सबसे पहले जिसमें नंबर ऑफ वंस 1 है, ठीक है ना, उसके बाद नंबर ऑफ वंस 2 हैं, उन्हें लिखेंगे इस तरीके से। देखते हैं, अगर 0 होता तो सबसे पहले 0 लिखते और उसके बाद फिर लाइन खींचते। यहाँ पर 1 है, वो 1 में है तो मैंने 1 लिखा। ठीक है, उसके बाद 4 में भी है तो मैंने 4 लिखा। उसके बाद और 1 कहीं है, 8 में भी है तो मैंने यहाँ पर 8 लिखा। और भी एक 1 कहाँ पर है, बस खत्म हो गया ये। ठीक है ना, ये 15 था, लिख लेते हैं। तो इतना लिखने के बाद आपको एक लाइन खींच देनी है, मतलब डिफरेंट लेवल हो जाएगा। ठीक है, अब 2 देखिए, नंबर ऑफ वंस 2 तो 6 में है नंबर वंस 2। ठीक है, और उसके बाद 7 में 3 है, 9 में है। क्लियर है, उसके बाद 10 में भी नंबर ऑफ वंस 2 है, इसे भी आप लिख लेंगे। खत्म हो गया, लाइन खींच दिया आपने। ठीक है, उसके बाद देखिए नंबर ऑफ वंस 3 7 में है, उसके बाद 11 में है। ठीक है, और 15 में तो 4 है, तो फिर लाइन आप खींचेंगे और यहाँ 15। ठीक है ना, सपोज ये कॉलम ए हो गया। ठीक है ना, कॉलम ए बी, जैसे जैसे आप सिंप्लीफाई करते जाएंगे ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे, ऐसे लिखते जाएंगे। ठीक है ना, तो ये आ गए। आपको यहाँ पर सिर्फ एक बार ये चेक कर लेना है कि जो आपने मिन टर्म्स लिखे हैं वो यही लिखे हैं, कोई मिस तो नहीं हो गया गलती से। कई बार हमें गलती से मिस हो जाता है। ठीक है ना, तो आपको काउंट कर लेना 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हाँ, हमने सारे लिख लिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, इसमें चेक करने में ज़्यादा समय नहीं लगा, लेकिन एक भी गलती से रह गया तो पूरा क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। इस वजह से आपको ये चीज़ चेक कर लेनी है। ठीक है, अब आपको देखना है, या आपको 1 और 6 ये 2 लेवल्स हो गए। मैं नीचे वाली जो लेवल है उसे अपर लेवल कह रहा हूँ, ऊपर है उसे लोअर लेवल। ठीक है ना, तो आप यहाँ से देखिए 1 और 6, तो 6 में से आपने 1 को घटाया, डिफरेंस आया 5।
ठीक है ना। तो आपको ये देखना है कि जो डिफरेंस आता है वो 2 टू द पावर में होना चाहिए। 2 टू द पावर 0 करता हूँ तो आता है 1, 2 टू द पावर 1 करेंगे तो वो क्या आएगा, 2 आएगा, 2 पावर 2 करेंगे तो 4 आएगा। मगर डिफरेंस इस तरीके से होना चाहिए 1 2 4 8 16 32, इस तरीके से डिफरेंस होना चाहिए। 6 माइनस 1 किया तो 5 आ रहा है, इसका मतलब इन दोनों टर्म को हम नहीं लेंगे, ठीक है ना। 9 माइनस 1 किया तो 8 आ रहा है, तो मैं लिखूंगा नेक्स्ट 1,9, ठीक है ना, 1,9 और डिफरेंस जो है उसे ब्रैकेट में लिख दिया इस तरीके से 8। क्लियर है। और इन दोनों टर्म को हमने यूज कर लिया है, इस वजह से इन पर टिक लगा लेंगे। क्लियर है। 1 और 10 देखें आप, 10 माइनस 1 कितना हुआ 9, तो वो 2 टू द पावर में नहीं होता है तो इसे नहीं यूज करेंगे, ठीक है। अब आप 4 से देखिए, 4 और 6, 6 माइनस 4 2 आता है, सही है, यूज हो सकता है। 4,6 डिफरेंस इज 2, 4 पर टिक लगा लिया, 6 पे टिक जरूर लगाना ध्यान से अगर यूज हो गया तो, ठीक है। उसके बाद 4 और 9 में देखिए 5 का डिफरेंस आएगा तो ये नहीं हो सकता है। 4 और 10 में देखिए यहाँ पर 6 का डिफरेंस आएगा, ठीक है ना, लेकिन वो भी 2 टू द पावर में नहीं होता है, ठीक है ना। अब देखिए 8 और 6, 8 और 6 का आप डिफरेंस देखा 2 आ रहा है। यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, मैंने कहा था ये नीचे वाली जो लेवल है दैट इज अपर लेवल, तो अपर लेवल माइनस लोअर लेवल करना है, तो 6 माइनस 8 करेंगे दैट इज -2, ठीक है ना। तो इसे हम नहीं कर सकते, क्लियर है, इसे आप नहीं करेंगे। जो अपर लेवल है उसमें वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो इसे हम छोड़ देंगे। 8 9, तो 8,9, हाँ 1 का डिफरेंस आता है, 2 टू पावर 0 1 होता है, ये ठीक है। तो 8 भी यूज हो गया, 9 में पहले से लगा हुआ है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 8 और 10, 8,10 डिफरेंस हो गया 2 का, 10 भी यूज हो गया तो यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। अब यहाँ सारे ये खत्म हो गए तो ये लेवल खत्म हो गई, तो यहाँ पे आप लाइन खींच देंगे, ठीक है। अब इस लेवल के बीच में देखिए 6 और 7, 6,7 डिफरेंस इज 1, तो 6 पे तो लगा हुआ है टिक, 7 यूज हो गया, 7 पे टिक लगा दिया। 6 11 नहीं हो सकता है। 9 और 7 फिर वही प्रॉब्लम आ रही है कि 7 छोटा है 9 बड़ा है, तो इसे भी नहीं लेंगे, ठीक है। 9 11, हाँ 9 11 ले सकते हैं। 9,11 डिफरेंस इज 2, देखिए सारे डिफरेंस 2 टू द पावर में आ रहे हैं ना, ये ध्यान रखना है आपको। 11 भी यूज हो गया, ठीक है। अब 10 7 ये नहीं हो सकता। 10 11, 10,11 डिफरेंस इज 1, ठीक है, ये हो गया। तो सारा ये लेवल खत्म हो गया, लाइन खींच देंगे। अब इसके बीच में आ जाइए 7 15, 7,15 डिफरेंस कितना होता है 8, ठीक है, ये यूज हो गया। 11,15 डिफरेंस कितना होता है 4, क्लियर है। यहाँ से यहाँ तक इसे सपोज हमने कॉलम बी कह दिया, ए कॉलम था ये बी कॉलम हो गया। अब जो आएगा फर्दर उसे हम सी कह देंगे, ठीक है ना। देखिए लेवल्स कम हो गए, यहाँ पे 1 2 3 4 थे, अब यहाँ पे 1 2 3 रह गए, आगे जो और होंगे वो कम हो जाएंगे, ठीक है ना। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए इसमें आगे कैसे करेंगे, तो अब इस लेवल और इस लेवल के बीच में देखना है आपको। तो यहाँ पर आपको ये देखना है कि जो डिफरेंस यहाँ पर है, जैसे 8 है तो 8 डिफरेंस का यहाँ पे होगा, उसी से आप आगे फर्दर लिखना है। तो 8 यहाँ पे, तो यहाँ तो 8 है नहीं, तो कुछ नहीं हो सकता। इसे देखिए 2 है, हाँ 2 है, तो यहाँ एक 2 है, तो ये तो हो गया। इसके बाद आपको ये भी चेक करना होगा कि जो आप 4 है और ये 9 है, ठीक है ना, इन दोनों में जो डिफरेंस है वो 2 टू द पावर में होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो ऐसा नहीं हो रहा है। तो 4 और 9 5 आ रहा है, इसका मतलब ये दोनों भी आगे फर्दर आप इस तरीके से नहीं लिख सकते, ठीक है ना, जैसे यहाँ पे लिखा था। ये आगे फर्दर सिंप्लीफिकेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे इस समय, तो ठीक है छोड़ देते हैं। 1 देखिए, 1 आपने देखा, हाँ 1 यहाँ पर है, ठीक। 8 और 6 प्रॉब्लम लेकिन वही है, यहाँ ये छोटा वाला है और ये बड़ा, अपर लेवल और लोअर लेवल, तो ये भी काम नहीं होगा। लेकिन एक और 1 है यहाँ पर, हाँ यहाँ देखें दिख रहा है, ये 1 और ये 1, ठीक है, इसका डिफरेंस 8 और 10, यस ये आपको आगे लिखना है। तो मैंने लिखा 8,9, 8,9 और अब जो आ रहा है 10, 11। तो पहले जो डिफरेंस था उसे लिखते हैं यहाँ पर ब्रैकेट में और कॉमा लगा के, अब जो डिफरेंस है तो 8 और 10 में अब डिफरेंस कितना है 2, इसे लिख दिया, क्लियर है। और जो आपने यूज किए उन्हें टिक लगा देना है, इस पे चेक लगा दिया और इस पे भी टिक लगा दिया, क्लियर है। अब इस 2 को देखिए, इस 2 में अगर आप देखें यहाँ पर 2 है तो 8 9, यस यहाँ पर भी 1 का डिफरेंस आएगा, तो इसे मैं लिख सकता हूँ 8, 10,
9,11। पहले डिफरेंस था 2 और अब डिफरेंस कितना हो गया 1। यहां से भी आप देख सकते हैं कि पहले 8 और 10 के बीच में कितना डिफरेंस है 2 है, और 8 और 9 के बीच में अब क्या है 1 है। ये हो गया, तो आपने ये यूज हो गया और ये यूज हो गया। क्लियर है, ये यूज हो गए, ये लेवल खत्म हो गए। यहाँ पे आप लाइन खींच देंगे। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ 8 4 है, इधर 8 4 है नहीं, तो इसका मतलब आगे फर्दर हम इसे सिंप्लीफाई इस तरीके से नहीं कर सकते। ठीक है ना, तो जो ये टर्म बच गए बेसिकली दीज आर द प्राइम इम्प्लीकेंट्स। ठीक है, तो अब ये जो टर्म्स आ गए इनसे आप, क्योंकि ये तो डेसिमल में, तो बाइनरी में कैसे लिखेंगे और देन टर्म कैसे बनाएंगे, जो टर्म्स होते हैं। ठीक है ना, एक्सप्रेशन जैसे हम बूलियन एक्सप्रेशन बनाते हैं वो किस तरीके से आप बनाएंगे वो आपको देखना है। ठीक है ना, तो हम एक टेबल बना लेते हैं जिसमें हमने लिख दिया प्राइम इम्प्लीकेंट्स की टेबल बना रहे हैं, प्राइम इम्प्लीकेंट्स। ठीक है ना, तो एक तो हमने लिख दिया यहाँ पर डेसिमल और एक बाइनरी और एक जो टर्म उससे निकल के आएगा उस टर्म को। ठीक है ना, हमारे पास जो वेरिएबल्स थे दैट इज WX, Y, Z। ठीक है ना, WX, Y, Z, और इसकी पोजीशन भी हम लिख देते हैं। जैसे इसका वेट जो होता है ये होता है 1 2 4 8 ऐसे होता है ना। तो देखिए सबसे पहले डेसिमल यहाँ जो बचे हुए उन्हें आपको लिखना है, तो जो बचा हुआ है वो ये बचा हुआ है 1,9 डिफरेंस 8। ठीक है, ये बचा हुआ है एक 4,6 डिफरेंस 2, ये बचा हुआ है 6,7 डिफरेंस 1, ये बचा हुआ है 7,15 8, ये बचा हुआ है 11,15 डिफरेंस 4, ये बचा हुआ है। और एक इधर से देखो ये सेम है 8 9 10 11, ऐसे 8 9 10 11 इधर उधर होता है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना, यहाँ पर भी डिफरेंस आप देख रहे हैं। एक ये हो गया 8 10 9 11 2,1 1,2 कैसे भी लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो आपको देखना है कि इनसे आप टर्म्स कैसे बनाएंगे। सबसे पहले बाइनरी आप लिखेंगे इसके इक्विवेलेंट। तो बाइनरी के लिए देखिए 1 और 9 का किसी का भी आप बाइनरी लिख सकते हैं। जो 8 पोजीशन है उस जगह पर आपको डैश लगाना है। ठीक है ना, जो 8 पोजीशन है उसे आपको एक तरीके से खाली छोड़ना है। तो 8 पोजीशन ये हो जाएगी। मैं 1 का बाइनरी लिखता तो क्या होता 0 0 0 1। ठीक है ना, तो ये तो डैश हो गया, तो इसे ऐसे रखेंगे तो 0 0 1। क्लियर है, तो टर्म हमारा हो गया 0 है तो x बार, ये 0 है y बार, और ये 1 है तो z। ये पहला टर्म हो गया, समझ में आया। देखिए दूसरा देख लीजिए 4 और 6 में आप किसी का भी बाइनरी लिख सकते हैं। ठीक है ना, 6 का बाइनरी आप देख लीजिए, 6 का बाइनरी आपको पता है 0 1 1 0 होता है, तो 0 1 1 0 ऐसे आएगा। इसमें 2 जो पोजीशन है वो आपको डैश लगा देना है। ठीक है, और 6 का बाइनरी आप लिखते 0 1 और यहाँ 1, तो ये तो डैश हो गया 1 और यहाँ पे 0 होता। तो अब टर्म आपका क्या हो जाएगा, 0 है तो ये w बार और ये x और ये डैश है तो इसे छोड़ देंगे और z बार। क्लियर है, ऐसे ही आप इसका लिखेंगे। तो 7 का बाइनरी जो आपको बाइनरी आसान लगता है उसे आप लिख सकते हैं। ठीक है ना, और 1 पोजीशन आपको खाली छोड़ देनी है, तो 1 खाली हो गई। 7 का आप जानते हैं 1 1 1 होता है, ये खाली छोड़ दिया और ये 0 हो गया। तो क्या टर्म आ जाएगा w बार x y। क्लियर है, 15 का तो बाइनरी सारे 1 होते हैं, 8th पोजीशन खाली छोड़ देनी है, तो 8th खाली छोड़ दी 1 1 1, तो ये तो एकदम आसान है x y z। क्लियर है, यहाँ पे भी 15 का ही बाइनरी है लेकिन 4th पोजीशन खाली छोड़नी है 1 1 1, तो क्या आ जाएगा w y z। ठीक है, यहाँ पर अब बाइनरी लिख लीजिए, 8 का लिख लीजिए, किसी का भी लिख सकते हैं आप, लिख के देख लीजिएगा सेम आएगा सभी से। ठीक है ना, तो 8 का बाइनरी आपने लिखा, तो और पोजीशन कौन सी आपको खाली छोड़नी, पहले उसे डैश कर लेते हैं 1 2। 8 का लिखता तो यहाँ 1 0 0 0 ऐसे होता ना, यहाँ से आप देखिए w और x बार। ठीक है ना, तो ये सारे टर्म्स आ गए। अब ये सारे टर्म्स तो आ गए, सिंप्लीफाई हो गए, लेकिन जरूरी नहीं है कि ये सारे प्राइम इम्प्लीकेंट्स हैं वो एकदम मिनिमम सॉल्यूशन दे रहे हो। ठीक है ना, कि मिनिमाइज हो गया हो एक्सप्रेशन, इसमें भी कुछ रिडंडेंट हो सकते हैं, कुछ एक्स्ट्रा हो सकते हैं, तो उसे हमें खत्म करना होता है। ठीक है ना, तो उसके लिए हम एक टेबल बनाते हैं, प्राइम इम्प्लीकेंट टेबल कहते हैं इसे। कई बार क्वेश्चन आपका यही खत्म हो जाएगा, लेकिन कई बार नहीं होता है।
ठीक है ना। मैंने एग्जांपल इस तरीके का लिया है जैसे, और आगे फर्दर आपको सिंप्लीफाई करना है जिससे आपको पूरा प्रोसीजर समझ में आ जाए। ठीक है ना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक प्राइम इम्प्लीकेंट टेबल बनाएंगे। ठीक है, तो प्राइम इम्प्लीकेंट टेबल, ठीक है ना। और जो अब टर्म आपके आए थे, जैसे ये आया तो 1 9, अब डिफरेंस की आवश्यकता नहीं है, अब डिफरेंस को आप छोड़ सकते हैं। तो 1 9 जो टर्म आया था और उसके करस्पॉन्डिंग क्या टर्म था उसे अपने को लिखना है, एक्स बार वाई बार जेड। ठीक है ना। तो मैं ऐसे लिख रहा हूँ, इन्हीं को मैं कॉपी कर रहा हूँ, ऐसे लिख लिया मैंने, एक्स बार वाई बार जेड, और ये किसकी वजह से आया था, 1 और 9 की वजह से। ठीक है ना। ऐसे ही डब्ल्यू बार एक्स जेड बार जो कि आया था 4 और 6 की वजह से। अब जो मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूँ ये डिफरेंस नहीं है, देखिए यहाँ पे एक्स बार वाई बार जेड किसकी वजह से, 1 9 की वजह से आया, डब्ल्यू बार एक्स जेड बार आया वो 4 6। ठीक है ना। इसे इस तरीके से हम लिख रहे हैं। ऐसे ही बाकी टर्म्स को भी लिख लेते हैं। कितने टर्म आ रहे थे, 1 2 3 4 5 6 टर्म्स आ रहे थे मेरे पास, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद जो क्वेश्चन में आपको मिन टर्म्स दिए हुए थे, बेसिकली ये मिन टर्म्स हैं जो, इन्हें आपको यहाँ पे लिख लेना है। ठीक है ना। तो 1 4 6 7 मैंने लिखा, 1 4 6 7, देन 8 9 10 11 15, ये हो गया। ठीक है, ये कर लोगे आसानी से, इस तरीके से लिख लिए। अब आपको देखना है कि जो टर्म है ये कौन कौन से मिन टर्म को कवर कर रहा है। तो ये वाला टर्म है, ये 1 को कवर कर रहा है और 9 को, जिस जिसको कवर कर रहा है उसके नीचे आपको क्रॉस लगा देना है। तो 1 को कवर कर रहा है और 9 को कवर कर रहा है, ये वाला 4 को कवर कर रहा है और 6 को कवर कर रहा है, ये वाला 6 को कवर कर रहा है और 7 को कवर कर रहा है, ये वाला 7 को और 15 को, ये वाला 11 को और 15 को, और ये वाला 8 9 10 और 11। बना लोगे सिंपल। उसके आगे जो जो है उसके नीचे आपने क्रॉस लगा दिया, ये हो गया। इसके बाद आपने लाइन खींच दिया। अब आपको ये देखना है कि कौन सा मिन टर्म है जिसके नीचे सिंगल क्रॉस है। ठीक है ना। कौन सा मिन टर्म है जिसके नीचे सिंगल क्रॉस है। देखो आप 1 के नीचे सिंगल क्रॉस है तो मैंने यहाँ पे एक ऐसे लगाया। ठीक है ना। 4 के नीचे भी है, 4 के नीचे भी है, ठीक है, और 8 के नीचे भी है, 9 के नीचे तो नहीं है, 10 के नीचे भी है। बस ये हो गया। ठीक है, ये मैं लगा दिए। तो ये जो सिंगल क्रॉस है वो किस टर्म की वजह से है, इस टर्म की वजह से ऑब्वियसली, ये वाला है जो, तो मैंने इस पे लगा दिया स्टार। बेसिकली ये इसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट है। ये जो टर्म है ये आंसर में जरूर होगा, इसे आप छोड़ नहीं सकते, क्योंकि इसे छोड़ देंगे तो 1 कवर नहीं होगा। ये अकेला ही है जो 1 को कवर कर रहा है। तो दिस इज इसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट। क्वेश्चन में कई बार पूछ लिया जाता है कि फाइंड आउट द इसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट, तो आपको वही टर्म्स निकालने जिनके नीचे सिंगल क्रॉस लगा हुआ है। तो यहाँ 4 के नीचे आप देख रहे हैं तो ये किसके, इस टर्म की वजह से हो रहा है, तो ये टर्म भी आपका इसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट हो गया। सिमिलरली अगर आप यहाँ पे देखें तो ये दोनों क्रॉस तो सिर्फ इसी टर्म की वजह से आ रहे हैं, तो ये भी हो गया। ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं, और बाकी तो कोई नहीं। तो ये 3 जो टर्म है ये तो आंसर में जरूर मौजूद होंगे। तो ये तीनों हैं वो इसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट हो गए। ठीक है ना, ये हो गया। अब आपको ये देखना है कि ये जो इसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट हैं इन्होंने क्या सारे टर्म्स को कवर कर लिया है, ये आपको चेक करना होगा। किस तरीके से चेक करेंगे, देखिए पहला वाला ये है, इसने किस किस को कवर किया, इसने 1 को कवर किया, 1 के नीचे मैंने लगा दिया टिक, और इसने 9 को कवर किया, 9 को कवर किया। ठीक है। दूसरा वाला है, इसने 4 को कवर किया और 6 को कवर किया। ठीक है। और लास्ट वाले ने 8 को कवर किया और 9 को कवर किया, 9 ऑलरेडी कवर। ठीक है। उसके बाद 10 को कवर किया और 11 को कवर किया। तो ये 3 टर्म अगर हम आंसर में लिखते हैं तो हमारे इतने सारे मिन टर्म कवर हो जाते हैं। तो अब कौन कौन से मिन टर्म हो गए जो कवर नहीं हुए, एक तो 7 और एक 15, ये 2 टर्म रह गए।
तो अगर बाकी जो बचे हुए हैं उनमें से कोई ऐसा है जो 7 और 15 को कवर कर रहा है तो उसे भी आंसर में हम लेंगे। तो आप यहाँ पर देखें तो ये वाला जो टर्म है वो 7 को भी कवर कर रहा है और 15 को भी कवर कर रहा है। तो इस तरीके से हमें सारे मिन टर्म कवर हो गए। इसका मतलब हमारा आंसर हो जाएगा f इज इक्वल टू, सबसे पहले तो जो इसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट थे उन्हें लिखेंगे, दैट इज x बार y बार z प्लस w बार x z बार प्लस w x बार और फिर एक एडिशनल जो आपको लगाना पड़ा दैट इज x y z। ठीक है ना। पहले देख रहे थे आप आंसर में कितने टर्म्स आ रहे थे 1 2 3 4 5 6 और अब कितने रह गए 4। ठीक है ना। तो ये फर्दर सिंप्लीफिकेशन हो गया। ये दोनों हैं, ये एक्स्ट्रा है यहाँ पर, ये वाला और ये वाला, तो ये हट गए। तो आपने देखा प्राइम इम्प्लीकेंट टेबल की मदद से हमने जो एक्सप्रेशन था उसे काफ़ी हद तक रिड्यूस कर लिया। तो आई थिंक ये प्रॉब्लम आपको समझ में आई होगी। अगर मान लीजिए कि हमें इसके साथ डोंट केयर भी दिए होते, यहाँ पर अगर डोंट केयर भी हमें दिए होते तो क्वेश्चन में क्या चेंज आता, हम इसे किस तरीके से करते। तो उस समय आपको जो डोंट केयर वाले टर्म होते उन्हें भी यहाँ पर रखना होता। जो लेबल्स जो मैंने बनाई थी इन्हें सिंप्लीफिकेशन किया था, यहाँ पर वो डोंट केयर वाले टर्म भी आप रखते। ठीक है। और फिर ये आप सिंप्लीफिकेशन करते। उसके बाद जो चेंज आता मेनली वो चेंज आता इस टेबल में, प्राइम इम्प्लीकेंट टेबल जो हम बनाते। तो यहाँ पर जो आपने ये मिन टर्म्स रखे थे, ये कौन से मिन टर्म है आप देखिए जो क्वेश्चन में आपको दिए हुए हैं, जो क्वेश्चन में दिए हुए हैं 1 4 6 7 8 9 10 11 15 वही है। ठीक है। तो क्वेश्चन में जब डोंट केयर वाली प्रॉब्लम होती तो यहाँ डोंट केयर वाले टर्म दिए होते, तो हम प्राइम इम्प्लीकेंट टेबल बनाते तो यहाँ पर डोंट केयर वाले टर्म को नहीं लिखते, क्योंकि उन्हें हमें कवर करना जरूरी नहीं है। डोंट केयर को कवर करना कंपलसरी नहीं है, इस वजह से उन्हें यहाँ पर नहीं लिखते और बिना उन्हें लिखे हमें टेबल बनाते। ठीक है। और उसके बाद रिडक्शन करते, तो फाइनली जो रिजल्टेंट आता, जो एक्सप्रेशन आता, वो आपका आंसर होता। तो आई थिंक आप डोंट केयर वाली प्रॉब्लम भी कर पाओगे। आपकी समझ में टेबुलेशन मेथड आया होगा। थैंक यू।